चलिए वेकअप जिंदगी की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम आपको बताते हैं कि आज की अखबारों में कौन सी खबरें सुर्खियां बनी हैं। तो बात करते हैं जनसत्ता की। जनसत्ता में नोटबंदी के निशान पर अब उंगली का सहारा लिया जाएगा। जी हां, आरबीआई ने कल आदेश दिए थे कि नोटबंदी जो हुई है उसके जरिए क्या हो रहा है, लाइन बहुत लंबी लग रही है और लाइन में कई लोग ऐसे हैं जो बार बार वही लोग आ रहे हैं नोट निकलवाने के लिए। ऐसे में जिस तरह की स्याही का प्रयोग वोटिंग के दौरान किया जाता है, उस तरह की स्याही का प्रयोग अब यहां पर भी किया जाएगा, यानी कि एक बारी में एक ही इंसान पैसा निकलवा पाए ताकि दूसरों का नंबर आए। तो ये एक बड़ी खबर है। और दूसरी जो दैनिक भास्कर में खबर छपी है वो ये है कि बैंकों की भीड़ घटाने के लिए कदम, नोट बदलवाने के बाद उंगली पर लगाई जाएगी वोट वाली स्याही। वही खबर है, यानी कि लगभग सभी अखबारों में वही चीज सामने आई है। 500 और 1000 रुपए के नोटों को अमान्य कर दिया गया है और आज 8वां दिन है। 2 दिन बैंक बंद थे, तो इस हिसाब से आज 6ठा दिन बनता है। तो आज भी कतार दर कतार लगती जा रही है, लाइन और भी लंबी होती जा रही है। ऐसे में तमाम लोग परेशान हैं और लोगों का यही कहना है कि हम एक बार भी पैसा नहीं निकलवा पाए और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी जो है, हमारी रोजमर्रा की जरूरतें जो है वो पूरी नहीं हो पा रही। ऐसे में स्याही का प्रयोग होगा जैसा कि वोटिंग के दौरान होता है। 500 और 1000 की नोटबंदी के बाद से पिछले 7 दिनों से पैसे निकालने के लिए एटीएम के बाहर लगी लंबी कतारों के बीच संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। शीतकालीन सत्र काफी हंगामेदार हो सकता है। नोटबंदी समेत कई मुद्दों पर विपक्ष जहां सरकार को घेरने की तैयारी में है, वहीं सरकार भी विपक्ष के हमले से निपटने की रणनीति बना रही है। पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर काले धन के खिलाफ सरकार की सर्जिकल स्ट्राइक बताए जा रहे नोटबंदी का मसला भी संसद में गूंजेगा। सरकार की पाकिस्तान नीति को लेकर भी विपक्ष केंद्र को घेराबंदी करेगा। विपक्ष एकजुट होकर सरकार को घेरने की रणनीति बनाने में जुटा है। आज कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना के सांसद नोटबंदी के खिलाफ विरोध मार्च निकालेंगे। ये विरोध मार्च संसद भवन से राष्ट्रपति भवन तक निकाला जाएगा। नोटबंदी की शिकायत राष्ट्रपति से की जाएगी। विपक्ष का आरोप है कि इससे आम जनता परेशान हो रही है और उसकी परेशानियां बढ़ गई हैं। कांग्रेस, एसपी, बीएसपी और टीएमसी पहले ही इस पर विरोध जता चुकी हैं। ममता बनर्जी की अगुवाई वाले टीएमसी नोटबंदी पर बहस के लिए दोनों सदनों में नोटिस दे चुकी है। ममता पहले ही कह चुकी हैं कि सीपीएम से टीएमसी का लाख विरोध है, लेकिन इस मुद्दे पर उसका साथ लेने में कोई गुरेज नहीं। कांग्रेस भी नोटबंदी पर काम रोके प्रस्ताव लाने को तैयार है। कांग्रेस की ओर से आनंद शर्मा ने इस पर संसद में एक नोटिस दिया है। मंगलवार को कांग्रेस ने संसद में सरकार को घेरने की रणनीति बनाने के लिए सभी विपक्षी पार्टियों की एक बैठक भी बुलाई थी। इस सिलसिले में आज भी बैठक होगी और शीतकालीन सत्र के दौरान जीएसटी से जुड़े 3 विधेयकों और किराए की कोख के नियमन संबंधी विधेयक जो है समेत उस 9 नए विधेयक पेश किए जाएंगे। वहीं नोटबंदी के मुद्दे पर संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने की संयुक्त रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और माकपा सहित अन्य विपक्षी पार्टियों ने सोमवार को एक बैठक की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का फैसला जो है वो पूर्व निर्धारित घोटाला है और जिसे पहले ही सत्तारूढ़ बीजेपी को लीक कर दिया गया था। तो साफ तौर पर अब विपक्ष के तेवर तलक हैं, लेकिन मोदी सरकार की असल मुश्किल सहयोगी शिवसेना ने रुख को लेकर है, जो नोटबंदी पर 2-2 हाथ करने को तैयार है। शिवसेना आज मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ सड़क पर उतरेगी और विरोधी कांग्रेस, टीएमसी जैसे तमाम दलों के साथ विरोध मार्च में शामिल होगी। शिवसेना के रुख से जहां मोदी सरकार के फैसले पर विपक्षियों को सवाल उठाने का मौका भी मिल गया है, वहीं इससे यह भी साफ हो जाता है कि नोटबंदी का असर जो है वो महाराष्ट्र की राजनीति पर दूरगामी पड़ सकता है। और दूसरी बात, शिवसेना ये साफ किया है कि मोदी ने नोटबंदी का जो फैसला लेने से पहले शिवसेना को भरोसे में नहीं लिया, यानी कि कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, और शिवसेना ने मांग की है कि सरकार नोटबंदी का अव्यवहारिक फैसला वापस ले, क्योंकि इससे आम जनता परेशान है। प्रधानमंत्री खुद कह रहे कि 50 दिन लगेंगे, तो ये नेशनल वेस्ट है, नेशनल मैन पावर वेस्ट हो रही है, नेशनल मैन आवर्स वेस्ट हो रहे हैं, तो ये शेयर नेशनल वेस्ट। और इसी के खिलाफ हमने आवाज उठाई, शिवसेना ने आवाज उठाई, उसी तरह अन्य राज्यों में भी उसके खिलाफ आवाज उठ रही है।
और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सीनियर जर्नलिस्ट ओंकारेश्वर पांडे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और मुंबई से हमारे साथ दिवाकर भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन ओंकारेश्वर जी, पहले आपका रुख करूंगी। तमाम जो विरोधी घटक हैं वो एक हो गए हैं इस मुद्दे को लेकर। शिवसेना जो उनकी सहयोगी पार्टी है, ज़्यादातर मामलों में शिवसेना और बीजेपी अलग ही लगते हैं। शिवसेना को किस चीज़ से प्रॉब्लम है? क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, या फिर वाकई उन्हें इस कदम से ही दिक्कत है? देखिए, तमाम विपक्षी पार्टियां जो विरोध कर रही हैं उसमें से किसी का भी ये कहना नहीं है कि काला धन के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सबका यही कहना है कि काला धन के खिलाफ कार्रवाई करने में एक तो जिस तरह से ये लागू किया जा रहा है उससे आम आदमी को बड़ी परेशानी हो रही है। और ये तो सच्चाई है कि पूरे देश में आम आदमी की परेशानी देखने को मिल रही है। एक एक बैंक पर, एक एक एटीएम पर लाइन लगी हुई है, समूचा देश कतार में खड़ा हुआ है, ये फैक्ट है। लेकिन जो शिवसेना की समस्या है उसकी समस्या ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल होने के बावजूद जो अहम फैसले बीजेपी सरकार करती है उसमें शिवसेना को कभी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता। तो इसलिए शिवसेना को लगता है कि बिना सोचे समझे इन्होंने अपने बारे में जो भी फैसला कर लिया। और ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज के दिमाग में ये भी है कि बीजेपी ने इस फैसले से पहले अपनी व्यवस्था कर ली है और इसलिए बाकी लोगों को छोड़ दिया गया है। और जाहिर है कि काला धन सबसे ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज के पास ही है, इसलिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त लामबंद दिखाई देती है। एक और चीज, जैसे कि आपने कहा कि सबको ये लगता है कि बीजेपी ने अपनी तैयारी कर ली, अपना ब्लैक मनी ठिकाने लगा दिया है। इस बात में कितनी सच्चाई है? और दूसरी बात ये कि सितंबर से कहा जा रहा है कि काफी ज्यादा नोट जो थे वो बैंक में जमा हुए थे। कितनी सच्चाई है इस चीज में? देखिए, ये सच्चाई तो किसी भी आम आदमी के लिए बताना मुश्किल है, कोई भी विश्लेषक नहीं बता सकता। इस पर तो जब कभी जांच होगी तभी। लेकिन जो कुछ सवाल सामने उठते हैं, प्रशांत भूषण ने एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी का एक पत्र जो है उन्होंने दिखाया, बैंक अकाउंट, उसमें दिखाया गया है कि इस घोषणा से 1 घंटे पहले 1-8 करोड़ रुपए कुछ जमा किए गए, जो कि बहुत कोई अस्वाभाविक चीज नहीं हो सकती है, लेकिन उससे इसको कोरिलेट करके भी पार्टियां देख रही हैं। इसी तरह से लोग कह रहे हैं कि भाई उर्जित पटेल जो है वो तो रिजर्व बैंक के गवर्नर बने हैं सितंबर में, और जब कहा जा रहा है कि 6 महीने से इसकी तैयारी चल रही थी, तो इन जो पहले से छपे हुए नोट हैं उस पे उर्जित पटेल के सिग्नेचर कैसे हैं? बहुत सारी बातें इस तरह की आ रही है मीडिया में भी और सोशल मीडिया के थ्रू भी, और इसीलिए लगता है कि एक कंफ्यूजन की स्थिति है। किसने कितना बचाया है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने वास्तव में अपने धन को बचा लिया है और बाकी लोगों को मुश्किल में डाल दिया है? ये तो कभी जांच होगी तभी इस बात पर सच्चाई मालूम हो पाएगी। तो चलिए, फिलहाल ये कहना हमारे लिए, आपके लिए बहुत मुश्किल है कि आखिर वाकई ही बीजेपी ने अपना जो इंतजाम था वो पहले कर लिया था, क्योंकि ये जांच का विषय है और जांच तक ही इसको रहने देना चाहिए। रुक करते हैं मुंबई का, जहां से हमारे संवाददाता दिवाकर जुड़ चुके हैं। दिवाकर, सहयोगी पार्टी बीजेपी की शिवसेना हमेशा ही उससे दरकिनार रहती है और उसके अनेक चीज़ों में डिफरेंसेस पाए जाते हैं। ऐसे में अब शिवसेना का ये बयान भी आया है कि बीजेपी ने ये फैसला लेने से पहले हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। क्या कहना है पूरा पार्टी का, शिवसेना पार्टी का क्या कहना है? बेसिकली तमन्ना, कल जब मीटिंग चल रही थी उद्धव ठाकरे के साथ शिवसेना नेताओं की, तो हमने एक सवाल पूछा था उनसे कि आखिर ज्यादातर जनता जो है मोदी सरकार के फैसले के साथ है, तो ऐसे में आपको क्यों लगता है कि जनता परेशान दिख रही है? जनता से परेशान सिर्फ व्यवस्था से है कि फैसले से नहीं? क्योंकि व्यवस्था जो की गई है आरबीआई और सरकार के द्वारा वो नाकाफी साबित हुई है, इसलिए जनता में गुस्सा है। लेकिन इसका जवाब शिवसेना के किसी नेता के पास नहीं था। तो कहीं ना कहीं शिवसेना का जो विरोध है, जो जनता की परेशानी को लेकर मुद्दा उठा रही है, कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित ज्यादा लगता है। और दूसरी बात, सरकार ने जो फैसला लिया उसकी भनक किसी को नहीं लगने दी। यहां तक कि ऐसा माना जा रहा है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि अरुण जेटली तक को उसकी भनक नहीं थी। तो शिवसेना को उस बात का भी मलाल है कि वो सरकार में जो है सहयोगी है बीजेपी के साथ, चाहे राज्य सरकार हो केंद्र सरकार हो, दोनों जगह पर, लेकिन उसे कभी भी किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर उससे सलाह नहीं ली जाती है, उससे चर्चा नहीं की जाती है। तो इसलिए शायद शिवसेना को ये चीज खल रही है कि आखिर उसे बीजेपी लगातार इग्नोर क्यों कर रही है। तो कहीं ना कहीं शिवसेना को जो है
वो ममता बनर्जी का साथ मिला है, जो बंगाल में इस तरह का विरोध कर रही है इस नोटबंदी का। तो शिवसेना भी ममता बनर्जी के साथ जाके आज दिल्ली में जो मार्च करने वाली है नोटबंदी के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं शिवसेना नेता पहले इस मुद्दे पर नहीं बोल रहे थे। 2 दिन तक उन्होंने कोई बात नहीं की थी नोटबंदी। 8 नवंबर को ऐलान हुआ, 2 दिन तक कोई बात नहीं की। 10 नवंबर को उद्धव ठाकरे आते हैं, अचानक से मीडिया से बात करते हैं और कहते हैं कि मोदी सरकार ने जनता के साथ विश्वासघात किया है, आप भी उसी सरकार में शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है शिवसेना का, या फिर शिवसेना जिस तरह से इस मुद्दे को उठा रही है, कहीं ना कहीं ये राजनीति से ज्यादा प्रेरित लगता है। क्योंकि जनता, आपने देखा होगा पिछले 7-8 दिनों में कि जनता का इस साफ साफ कहना है कि जो परेशानी है उनको व्यवस्था से है, मोदी सरकार के फैसले से नहीं है। जी, तो सब लोगों का यही कहना है कि परेशानी व्यवस्था से है, मोदी सरकार के इस फैसले से नहीं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि जो काला धन अपने पास छुपाए बैठे हैं उनका पर्दाफाश हो। और दूसरी बात ये कि जो चीज़ें अब सामने आ रही हैं, अब उनके लिए काम किया जा रहा है, मोबाइल वैन्स या फिर कतारों के लिए स्याही, इन सब का इंतजाम पहले हो जाना चाहिए था। दिवाकर, एक और सवाल आपसे करना चाहेंगे। आज शीतकालीन सत्र भी शुरू हो रहा है, दूसरा ये कैंडल मार्च भी होगी, यानी कि आज का दिन पूरा गहमा गहमी से बना रहेगा। आज कुछ जरूर होगा। जी तमन्ना, बिल्कुल जिस तरह से शिवसेना पिछले 2-3 दिनों में खुल के सामने आई है, पहले तो बयान आ रहे थे, पहले उद्धव ठाकरे का बयान आया, फिर संजय राउत का बयान आया, और संजय राउत ने एक पत्र अरुण जेटली को लिखा कि जिस तरह की जनता की परेशानी हो रही थी, सरकार को उसको देखना चाहिए। तो जाहिर सी बात है सरकार ने उसके बाद व्यवस्था की। जिस तरह से ऐसा माना जा रहा था सीनियर सिटीजन्स के लिए लाइन नहीं है, दिव्यांगों के लिए लाइन नहीं है, लेकिन कल वो कई जगहों पर देखने को मिली कि जहां पे सीनियर सिटीजन लाइन में लगे हुए थे और दिव्यांगों के लिए अलग से लाइन बैंकों ने लगाई हुई थी, और साथ ही साथ लोगों के बैठने की व्यवस्था भी की गई थी। तो कहीं ना कहीं व्यवस्था को दुरुस्त करने की कोशिश सरकार ने की है। हाँ, हालांकि पूरी तरह से अभी वो व्यवस्था नहीं हो पाई है, नाकाफी जरूर है, जनता को परेशानी जरूर हो रही है, लेकिन जिस तरह से शिवसेना खुल के सामने आ रही है, ऐसे में जाहिर सी बात है कि ऐसा लगता है कि वो सहयोगी नहीं बल्कि विपक्ष में बैठी है, और विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिला है कि खुद जब उसकी सहयोगी पार्टी घेर रही है तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार का फैसला गलत है, और विपक्ष के विरोध को बल मिला है इससे। चलिए दिवाकर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाहिर सी बात है विपक्षी दलों का इस फैसले के खिलाफ, या फिर किसी भी सत्ता में जो सरकार है, विपक्षी दल का यही रोल होता है कि वो उस फैसले के खिलाफ जाए या फिर उस पर डिस्कशन करे। ऐसे में सहयोगी पार्टी जो है बीजेपी की, शिवसेना, वो उसका रुख बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सबसे बड़ी परेशानी जो है बीजेपी की इस वक्त यही है कि आखिरकार शिवसेना उससे मुंह मोड़ के बैठी है। आगे बढ़ते हैं। नोटबंदी के बाद बैंकों में जो लग रही लंबी कतारें हैं वो खत्म नहीं हो रही हैं, और लेकिन उसको खत्म करने के लिए सरकार ने एक नया तरीका निकाला है। मंगलवार को आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने कहा कि 500,000 के पुराने नोटों को जो एक बार एक्सचेंज करा लेगा, उसकी दाएं हाथ की उंगली पर स्याही का निशान लगाया जाएगा। इसे बुधवार से शुरू किया जाएगा। ये ठीक उसी तरह होगा जैसे चुनाव में वोटिंग के बाद होता है। ऐसा पहली बार होगा जब देश में वोटिंग के इतर किसी काम में इतने बड़े पैमाने पर लोगों की उंगलियों पर स्याही का इस्तेमाल होगा। नकदी के संकट से जूझ रहे देश को राहत दिलाने के लिए सरकार की कोशिशें जारी हैं, लेकिन इससे फौरन तौर पर जो जनता को राहत मिलनी चाहिए वो राहत मिलती फिलहाल तो नजर नहीं आ रही है। जनता आज भी एटीएम और बैंकों के आगे लंबी कतार में खड़ी नजर आ रही है। और वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी नोटबंदी के मसले पर मोदी पर हमलावर हुए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इस फैसले से आम आदमी को चोट पहुंची है। राहुल ने पूछा कि क्या छोटे कारोबारी चोर हैं? मोदी ने बड़े खिलाड़ियों को बचने का मौका दिया है। राहुल ने कहा कि सरकार के इस फैसले से लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है, इसे ठीक करने की जरूरत है। ये जो डिसीजन लिया गया है, जो सचमुच में बड़े ब्लैक मनी के प्लेयर्स हैं, उनको नरेंद्र मोदी जी ने स्कॉट फ्री छोड़ रखा है। माल्या जी बाहर बैठे हुए हैं, ललित मोदी जी बाहर बैठे हुए हैं, और बड़े जो भी प्लेयर्स हैं उनको नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल छोड़ रखा है। अगर आप लाइन में जाके देखेंगे, वहां पे आपको कोई बड़ा प्लेयर आपको दिखाई दे रहा है? मुझे तो लाइन में गरीब लोग, छोटे दुकानदार, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ये लोग दिखाई दे रहे हैं। क्या ये लोग चोर हैं क्या? इनकी कोई गलती है?
और देश में नोटबंदी के बाद मची हलचल के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने अर्थशास्त्री का सहारा लेते हुए कहा कि मंदी में काला धन ही अर्थव्यवस्था को बचाता है। हालांकि साथ ही उन्होंने कहा कि वो काले धन के खिलाफ है। मैं खिलाफ हूँ, काला धन ना आए। कभी कभी अर्थव्यवस्था के जो बहुत बुद्धिजीवी हैं वो ये कहते हैं कि रिसेशन हो या कभी कभी जो दुनिया की वजह से जो अर्थव्यवस्था खराब होती है देशों की, तो कभी कभी अर्थशास्त्री ये कहते हैं क्योंकि काला धन की हमारी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, इसकी वजह से अर्थव्यवस्था पे वो असर नहीं दिखाई देता है जो अर्थव्यवस्था पे कभी कभी नुकसान वाला आता है। और एक बार फिर से रुक करते हैं हमारे सीनियर जर्नलिस्ट का। सर, आपसे जानना चाहूंगी कितना इत्तेफाक रखते हैं आप अखिलेश यादव की इस बात से? देखिए, हास्यास्पद है इस तरह का तर्क देना। तो लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज के पास कोई तर्क नहीं बचा है। ये ठीक है कि इस फैसले के इम्प्लीमेंटेशन में काफी समस्याएं आ रही हैं, आम जनता को परेशानी हो रही है और अभूतपूर्व परेशानी हो रही है। ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया कि चुनाव के बाद मैसिव लेवल पे पूरे देश के स्तर पर सबकी उंगलियों पे अब निशान लगाए जाएंगे। इससे थोड़ी समस्या कम हो सकती है, लेकिन इससे पूरी समस्या दूर नहीं होगी। मुझे लगता है कि ये थोड़ा और सोच विचार करके और पूरी तैयारी के साथ इस फैसले को लागू किया जाना चाहिए था। लेकिन एक बड़ा तबका ऐसा है जो ये महसूस करता है कि प्रधानमंत्री का ये फैसला सही है, उसके लागू करने में समस्या है और सबको ये भी लगता है कि इससे काला धन बाहर आएगा और इससे काला धन रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हमको ये लगता है कि आखिर में ये पता चलेगा कि वास्तव में इस फैसले से कितना लाभ आम जनता को हुआ, कितना काला धन रखने वालों के खिलाफ वास्तव में कार्रवाई हो पाई। बहुत सारी चीजें तो मालूम भी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि जिनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है, जिनके काले धन जो है, जिनके नोट जो है वो कागजों के टुकड़ों में बदल गए हैं, वो तो हो सकता है कभी सामने भी ना आए, या जिस तरह गंगा में बहा रहे हैं या जिस तरह और जगह डाला दफन किया जा रहा है, जलाया जा रहा है, वो करते रहे। तो एक बड़ा तबका है जो मानता है कि ये फैसला सही है, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन में गड़बड़ी है और मैसिव गड़बड़ी है। पूरी तैयारी के साथ इसको किया जाना चाहिए था। आज भी जब सरकार ये कहती है कि ये गड़बड़ियां बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी या बहुत जो हार्डशिप जनता को उठानी पड़ रही है वो 50 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा, ऐसा लगता नहीं है कि 50 दिन के अंदर समाप्त हो जाएगा। तो इस पे सरकार को गौर करना चाहिए कि किस तरह से छोटे लोगों को, जो ईमानदार लोग हैं, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनको खास परेशानी नहीं उठानी पड़े। दूसरी बात यह है कि तमाम विपक्षी दलों ने और सोशल मीडिया में यह सवाल उठाया जा रहा है कि भाई कोई भी काला धन रखने वाला या कोई भी बड़ा जो पैसे वाला है वो तो इस लाइन में दिखाई नहीं दे रहा है, कोई भी ऐसा व्यक्ति परेशान नहीं दिखाई दे रहा है। ये एक वाजिब सवाल है। इसके कारण क्या है ये भी देखे जाने चाहिए, क्योंकि जो लाइनों में लग रहे हैं वो बिल्कुल आम आदमी है, वो बिल्कुल ऐसा कॉमन मैन है जिनके पास ये ब्लैक मनी हो, इसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। दूसरे कई और सवाल हैं कि घरों में महिलाओं ने जो 2-4 लाख रुपए जमा किए हुए हैं या और तरीके से जिसने जमा कर रखे हैं, जो बैंक में नहीं जाते और जो घरों में सुरक्षित रखते हैं, उनके लिए उनका क्या होगा। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस फैसले का एक रिव्यू करना चाहिए, उसकी समीक्षा करनी चाहिए और उस हिसाब से फैसले करने चाहिए। हम इसी बीच में देखते हैं कि कर्नाटक में शाही शादी आज भी हो रही है, जहां 50,000 मेहमान हैं, उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है। तो जो काला धन रखने वाले हैं, जो अमीर हैं, उनका कारोबार, उनका काम धाम तो पहले जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है। आज जो परेशानी है वो आम जनता को परेशानी है। इसलिए मुझे लगता है कि एक बार इसको रिव्यू कर लेने में कोई बुराई नहीं है। और मुझे लगता है आगे भी उनका काम ऐसे ही रहेगा, क्योंकि जो अमीर है वो अमीर ही रहेगा। थोड़ा सा फर्क अब 2000 के नोट आ गए हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई वो उसको कन्वर्ट करके वो 2000 के नोटों में रख लेंगे जी। तो चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन नोटबंदी के ये फैसले के बाद ऐसा लग रहा है कि रिजर्व बैंक में बैठे बैठे अफसरों के हाथ पांव फूलने लगे हैं, या फिर वो कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। शायद इसीलिए अब बिना दस्तखत के ही चिट्ठियां भेजी जा रही हैं। उसमें अजीब सी, मैं तमन्ना रोकना चाहूंगा, मैं उसमें अजीब सी चीजें सामने आ रही हैं। एक बैंक का मैं वो देख रहा था, एक बैंक का मैनेजर जो है वो पागलों की तरह व्यवहार कर रहा है, किसी पर पानी फेंक रहा है, किसी को झटका दे रहा है, वो दे रहा है। तो ये जो कार्य का दबाव बढ़ा है, लोग 6-6, 7-7 दिन से लगातार काम कर रहे हैं, 16-16, 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, तो एक तरह से पूरे देश में एक तनाव का माहौल बनता जा रहा है। इस पे ध्यान देना चाहिए, मुझे लगता है।
जी, और इसी दौरान एपीएन को रिजर्व बैंक की एक ऐसी चिट्ठी की कॉपी भी मिली है जो 14 नवंबर यानी सोमवार को रिजर्व बैंक के मुख्य महाप्रबंधक पी विजय कुमार की ओर से सभी सरकारी, विदेशी, ग्रामीण सहकारी बैंकों को भेजी चिट्ठी में कहा गया है कि केंद्रीय सहकारी बैंक 24 नवंबर तक हफ्ते में केवल 24,000 रुपए की निकासी को ही मंजूरी देंगे। इस चिट्ठी में यह भी कहा गया है कि ये सहकारी बैंक 500 और 1000 के नोट नहीं बदल सकेंगे, लेकिन इस चिट्ठी पर पी विजय कुमार के दस्तखत नहीं है। यही नहीं, इस बाबत सरकार शायद गलत बयानी भी कर रही है, क्योंकि मंगलवार को अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि करंट अकाउंट से 50,000 रुपए तक की निकासी को मंजूरी दी गई है, लेकिन एपीएन को मिली चिट्ठी से हकीकत कुछ और ही दिख रही है। आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी इस पर। देखिए, एक अहम सवाल जो जनता में उठाया जा रहा है वो गौर करने वाला है कि जो काले धन के जो बड़े सौदागर हैं, जो बड़े माफिया हैं, जो बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम आते रहे हैं कि इनके स्विस बैंक में अकाउंट है, इनके फला जगह अकाउंट है, उनमें से किसी के खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बिल्कुल, क्योंकि उनमें से तो एक एक के खिलाफ अगर कार्रवाई करेंगे तो हजारों करोड़ रुपए निकल के आ सकते हैं। उनके नाम नहीं रिवील हुए। हाँ, उनके नाम तक अभी तक जाहिर नहीं हुए हैं। तो जो एसआईटी बनी थी, जिसने इस तरह की रिपोर्ट भी दी थी, सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया था कि साहब ये लोग हैं, इनके इतने पैसे जमा है, सबसे पहले सरकार को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, जिससे जनता में एक संदेश जाता। नंबर 1। नंबर 2, देश में ऐसे सैकड़ों ब्यूरोक्रेट्स हैं, पुलिस अधिकारी हैं और ऐसे तमाम लोग हैं जो सरकार से जुड़े हुए हैं, जिनके खिलाफ करप्शन के बहुत ज्यादा चार्जेस हैं, गंभीर आरोप उनके ऊपर लगे हुए हैं। उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? वो मामला फाइलों में चलता रहता है, सुनवाई में चलता रहता है, उस पर कोई टास्क फोर्स, उस पर कोई स्पेशल कोर्ट बना के उसके मामले को क्यों नहीं खत्म किया जाता और इससे जनता में एक संदेश जाता कि देखिए साहब 100 जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन पर कार्रवाई हुई है। उसी तरह तमाम ऐसे राजनीतिक नेता भी हैं जिनके खिलाफ आरोप है तमाम तरह के। मुझे लगता है कि आम जनता को संतुष्ट करने के लिए ये जो अहम तबका है, ये जो मोटा तबका है जिसने मोटा धन कमाया है और बनाया है, उन पर पहले कार्रवाई होनी चाहिए थी, या आज भी पहले उन पे कार्रवाई हो सकती है, ताकि ये जनता में संदेश जाए कि इनको भी हम नहीं छोड़ रहे हैं। उनको लगता है हमने पहले छोड़ रखा है, हो सकता है बाद में कार्रवाई हो, आज तो उनको छोड़ ही रखा है। आम जनता इससे परेशान हो रही है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल, चाहे वो 2G घोटाला हो, चाहे वो CWG घोटाला हो, अभी तक नाम किसी के रिवील नहीं हुए और कहा यही जाता है कि हमने सुप्रीम कोर्ट में उनके नाम रख दिए हैं। वाकई आम जनता को अगर उनके नाम पता चल जाए तो एक कड़क संदेश जरूर कई लोगों के नाम आए भी हैं, कुछ उस पे कार्रवाई होती भी है। कार्रवाई का मतलब कोर्ट केसेस चल रहे हैं, लेकिन वो इतना लंबा चलता रहता है कि क्या हो रहा है उस पे आम आदमी को समझ में नहीं आता। और उनके पैसों का क्या हुआ? अब ए राजा जैसे लोग जिनके महलों के बारे में, उनके अकूत धन के बारे में तमाम देश को पता चला, उनके धन का क्या हुआ? क्या सरकार ने उसका अधिग्रहण कर लिया? उसका अधिग्रहण करके उसका क्या किया गया? ये सब चीजें जो है उसको एक्सपेडाइट किया जाना चाहिए और इससे जनता में एक संदेश जाएगा कि वास्तव में सरकार काला धन के खिलाफ कार्रवाई करना चाहती है और उस पे कोई न कोई सख्त रुख अख्तियार कर रही है। अभी का ये फैसला सीधे सीधे आम आदमी के उससे आम आदमी को परेशान कर रहा है और आम आदमी इस विश्वास से इस फैसले का समर्थन कर रहा है कि शायद देश का कुछ अच्छा होगा। शायद देश का कुछ अच्छा होगा, वो अब शायद दिखाई देना चाहिए कि कहां देश का अच्छा हो रहा है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए। धन्यवाद। तो एक तरह से पूरे देश की जनता जहां सड़क पर एटीएम और बैंक के बाहर लाइन लगाकर खड़ी है, वहीं सुप्रीम कोर्ट के कैंपस में भी वकील एटीएम के बाहर लाइनों में खड़े हैं। एटीएम के बाहर वकीलों की लंबी लंबी लाइन देखी जा सकती है। और 500 और 1000 के नोट बंद होने को लेकर अब उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस आम जनता को पानी पिलाकर वोट बैंक साधने में लगी हुई है। उत्तराखंड में पुलिस के जवान जहां जगह जगह पर बैंकों में पानी पिलाकर लाइन में लगे लोगों को कुछ राहत दे रहे हैं, तो वहीं अब बीजेपी और कांग्रेस भी अपने फायदे को देखते हुए लाइन में लगे लोगों को पानी पिलाने के लिए जा रही है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे से पीछे नहीं रहना चाहती। यही वजह है कि दोनों दल अब बैंक में खड़े लोगों को कुछ राहत देने की कोशिश कर रहे हैं।
ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मनीष का, जो हम इस वक्त देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, 1000 और 500 के जो नोट यहाँ पर बंद हो गए हैं पूरी तरीके से। अब इसको लेकर यहाँ पर सियासत भी गर्म हो गई और उत्तराखंड में जो चुनाव होने हैं तो उसको लेकर भी अब चुनावी मुद्दा ये बनकर रह गया। और सीधे तौर से जो लोग यहाँ पर अब बैंक की लाइनों में लगे हुए हैं, बैंक में यहाँ पर जो मनी एक्सचेंज करने के लिए पहुंच रहे हैं, एटीएमओ के बाहर यहाँ पर पैसे निकालने के लिए पहुंच रहे हैं, अब उनको यहाँ पर राजनीतिक रूप से यहाँ पर कैश करने की कोशिशें बीजेपी और कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने यहां पर जो जिला इकाइयां हैं या शहर इकाइयां हैं या ब्लॉक इकाइयां हैं, सभी को निर्देश दिए हैं कि जहां पर भी हो बैंकों में यहां पर जो कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता हैं वो यहां पर आम जनता को यहां पर सुविधाएं प्रदान करें और पीने के लिए यहां पर पानी मुहैया कराएं। और जो यहां पर जो लोग लाइनों में देर देर तक यहां पर खड़े रह रहे हैं, उन्हें यहां पर जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उनको यहां पर जो पानी की व्यवस्था है वो यहां पर उपलब्ध कराया जाए। और अब बीजेपी ने भी ये जो तय कर लिया है कि कांग्रेस के जो फैसला है उसके बाद बीजेपी ने भी ये तय किया है कि अब बीजेपी भी आम जनता को यहां पर बैंक में जो लाइनें लगी हुई हैं उन्हें राहत देते हुए यहां पर पानी पिलाएगी। तो कुल मिलाकर अब ये राजनीतिक मुद्दा यहां पर बनकर रह गया और वोट कैश करने के लिए अब दोनों राजनीतिक दल लाइन में लगे लोगों को यहां पर अब पानी पिलाकर यहां पर वोट बैंक अपनी ओर खींचना चाहते हैं। लेकिन क्या कुछ अब आने वाले दिनों में इसका असर यहां पर जनता पर पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब आम जनता भी परेशान नजर आ रही है। पहले जहां जो उत्तराखंड की जनता थी वो भी मोदी सरकार की यहां पर तारीफ कर रही थी कि बढ़िया फैसला लिया था, लेकिन अब कहीं ना कहीं आम जनता परेशान जरूर नजर आ रही है, क्योंकि कई दिनों बाद भी यहां पर पैसे अब बैंक में नहीं मिल रहे। और खास बात यह है कि जो कई बैंक ऐसे हैं जहां पर कैश यहां पर मिल नहीं रहा है, लोग लाइनों में लगे हुए हैं और लाइनों में लगने के बाद जब उनका कैश काउंटर पर पहुंच रहे हैं तो कई बैंक ये कहकर उन्हें वापस भेज रहे हैं। मनीष, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक तरफ लोग बैंक और एटीएम के बाहर लंबी कतारों में घंटों इंतजार कर रहे हैं, वहीं इलाहाबाद में थोड़ी सुकून भरी तस्वीर सामने आई है जहां लोगों की परेशानी थोड़ी दूर करने की कोशिश की गई है। दरअसल जो लोग घंटों तक लाइन में खड़े रह रहे हैं उनके लिए एनजीओ सामने आया है। यहां एक एनजीओ ने लाइन में खड़े लोगों को पानी और बिस्किट बांटने का काम किया है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिसहाड़ा कांड की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। बिसहाड़ा गांव में 28 सितंबर 2015 की रात गौ हत्या की सूचना पर अखलाक को पीट कर हत्या कर दी गई थी। याचिकाकर्ता संजय सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। दरअसल संजय सिंह बिसहाड़ा गांव के ही निवासी हैं और उनका बेटा विशाल सिंह इस मामले में आरोपी पाया गया था। संजय सिंह की याचिका माननीय उच्च न्यायालय में जो आज थी, माननीय उच्च न्यायालय ने उसको खारिज कर दिया है। उस याचिका में ये कहा गया था कि सीएफएसएल रिपोर्ट जो सरकार द्वारा दाखिल की गई है वो बहुत ही लेट कोर्ट में दाखिल की गई है और उसके वजह से इसमें ट्रायल नहीं चल पा रहा है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता खुर्रम निजामी जुड़ चुके हैं। खुर्रम, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसने सीबीआई जांच खारिज कर दी बिसहाड़ा कांड को लेकर के। और बिसहाड़ा कांड की हम बात करें तो उसके पॉलिटिकल मायने बहुत सारे निकल सकते हैं, क्योंकि जिस वजह से वो पूरा मामला हुआ था वो बीजेपी उसको बार बार उठाती आई है। गोरक्षक का मामला था, गोहत्या का मामला था, उसको बार बार उठाती आई है। और उसके बाद जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी उन्होंने जो रिपोर्ट दी थी वो भी अंडर स्कैनर थी, क्योंकि जो रिपोर्ट थी उसमें गोश्त किस बात का था, मांस किस चीज़ का था, इसका जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत बात थी वो ये थी कि सीबीआई जांच इसकी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और उसको लेकर के एक याचिका डाली गई थी इलाहाबाद हाईकोर्ट में, जिसको खारिज कर दिया गया। अगर ये एक्सेप्ट हो जाती, भले अखिलेश यादव इसके लिए तैयार थे, लेकिन उनका बार बार ये कहना था कि अगर परिजन कहेंगे इखलाक के तो होगा, लेकिन कभी उधर से कोई डिमांड नहीं आई थी। जो डिमांड जो उन्होंने उनको जो कंपनसेशन दिया था, जो घर दिया था, भले वो अभी तक नहीं मिल पाया उनको, लेकिन उसको लेकर के संतोष दिखाता इखलाक का परिवार लखनऊ आया था। जो इखलाक थे, मृतक अखलाक, उनका परिवार लखनऊ आया था, उन्होंने इस बात को सामने रखा था। उस वक्त तमाम बड़े मुस्लिम फेस जो थे समाजवादी पार्टी को सामने थे, आशु मलिक थे, आजम खान थे, वो सब वहाँ मौजूद थे। उन्होंने अपनी तरफ से बयानबाजी की थी, लेकिन इस वक्त अगर वो खारिज हुई तो जाहिर सी बात है एक बड़ा
जो इलेक्शन में मुद्दा हो सकता था वो चला गया, राजनीतिक कारण जो राजनीतिक पार्टियों के पास है वो उनके हाथ से मुद्दा चला गया। तो अब देखना यही होगा कि इसके बाद जो ये खारिज हुई है इसके बाद क्या सुप्रीम कोर्ट भी कोई मूव करता है या नहीं। तमन्ना जी, इसके बाद क्या प्रोसेस हो सकता है? देखिए ये खारिज कर दी गई है। अब अगर जो याचिका करता है अगर उनको वो ऑर्डर जब उनको मिलेगा, ऑर्डर की कॉपी सर्टिफाइड कॉपी जो होती जब वो मिलती है तो वो उसको ले करके वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करते नहीं करते, ये देखने वाली बात होगी। ये बेहतर या पिटिशनर या फिर उनके वकील ही बता पाएंगे कि क्या वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे या नहीं इस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए। तमन्ना। चलिए खुर्रम, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल जो याचिका है वो खारिज कर दी गई है। खुर्रम, आपके पास अगली खबर पर भी आएंगे। फिलहाल आपको ये खबर बता दें कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज लखनऊ में गोमती नदी पर बने रिवर फ्रंट के प्रथम चरण के कार्यों का उद्घाटन करेंगे और यूपी सरकार ने गोमती नदी की खूबसूरती को संवारने के लिए रिवर फ्रंट योजना बनाई है। इसके तहत गोमती के तटों पर सौंदर्यीकरण का काम भी चल रहा है। साथ ही इस योजना से गोमती को भी संरक्षित करने की योजना है। पहले फेज में गोमती रिवर फ्रंट 1.7 किलोमीटर लंबा होगा। इसकी पूर्व स्वीकृति परियोजना लागत 28.94 करोड़ रुपए थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 29.97 करोड़ किया गया। इसमें गोमती नदी के किनारे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लैंडस्केपिंग, 2.5 मीटर चौड़ा जॉगिंग ट्रैक, 4 मीटर चौड़ा पाथवे बनाया गया है। और आज से एक बार फिर से रुक करते हैं खुर्रम निजामी का, जो हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुर्रम, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ इस पर तसलीफ से आपसे जानना चाहेंगे, डिटेल में बताइएगा क्या कुछ होगा इस रिवर फ्रंट के दौरान। देखिए रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट की बात की जाए तो ये एक महत्वाकांक्षी योजना है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बड़ा विजनरी मान के चल रहे हैं समाजवादी पार्टी इसको लेकर के। उसकी वजह भी है, वजह ये है कि जो जो गोमती नदी है वो लखनऊ की लाइफ लाइन कही जाती है, क्योंकि इसका पानी घरों में सप्लाई होता है। लेकिन हालात ये हो चुके थे, इतने बद से बदतर हो चुके थे कि जो नदी थी वो नाले में तब्दील हो चुकी थी। बहुत छोटी नदी हो चुकी थी गोमती नदी, और उसको देख कर ये लगता था जैसे मानो कोई नाला बह रहा हो। तो रिवर फ्रंट की वजह से गोमती को एक नया जीवन मिला है, खूबसूरती में चार चांद लगा है। और जो उसका बैंक है, जो रिवर फ्रंट जिसको कहा जाता है, जो गोमती नदी का बैंक है, उसकी हम बात करें तो बेहद खूबसूरत बन गया है इस योजना के अंतर्गत। और दूसरी हम बात करें तो पर्यटन के मद्देनज़र भी ये बहुत अहम है, क्योंकि मुझे याद है बहुत पहले जब नरेश अग्रवाल इसके पर्यटन मंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने एक प्लान सोचा था, लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाया था। वो ये था कि नदी पर एक जो नदी को बेहतर करके उसको साफ करके, उसके निर्मल जल को साफ करके उस पर एक नाव चलाई जाए, जिस पर जो सांस्कृतिक छटा होती है लखनऊ की उसके वहाँ पर बिखेरी जाए, जिसकी वजह से पर्यटक जो होंगे वो आकर्षित होंगे। अगर आप वेनिस की बात करिए, टेम्स नदी की बात करिए, तो वहीं से इसको बात उठाया गया है। अखिलेश यादव को वहीं से ये आइडिया मिला था। तो अखिलेश हमेशा से कहते आते हैं कि हम उन क्षेत्रों को बड़ा करेंगे जिन क्षेत्रों में पर्यटन के अवसर बेहतर हो सकते हैं, और गोमती नदी इसका एक बड़ा उदाहरण था। दूसरी बात यह है कि लखनऊ में इसकी वजह से जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन है वो भी उसको भी बेहतर करने की या आगाज करने का प्लान है मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का। उनका ये कहना है कि गोमती नदी जो है एक तरीके से पूरे लखनऊ को चलती है, दो हिस्से में बांटती है। अगर हम इस पर वाटर ट्रांसपोर्टेशन करेंगे तो हमारा जो कंजेशन है शहर का वो कम हो सकता है। मसलन अगर आप पुराने लखनऊ से नए लखनऊ आना चाहते हैं या गोमती नगर आना चाहते हैं तो आप उस गोमती नदी के सहारे आ भी सकते हैं, और एक आपको बढ़िया नज़ारा भी देखने को मिलेगा। जो अभी का नज़ारा शाम का, अगर आप शाम को गोमती तट पर आप चले जाइए, जो ताज के पास है जो बंधा बना है, तो बेहद खूबसूरत नज़ारा वहाँ देखने को मिलता है। रोशनी का इंतजाम किया गया है, जो वहाँ पर अक्सर शाम के वक्त लोग इकट्ठा होते हैं, पिकनिक का नज़ारा वहाँ होता है। तो ये इसी के मद्देनजर अखिलेश यादव आज 4 बजे जब इसका विधिवत उद्घाटन करेंगे, उसके बाद ये देखने वाली बात होगी कि रिवर बैंक पर गोमती नदी पर, यानी कि लखनऊ में आप गोमती एक नदी के किनारे टहल सकते हैं, उसका नज़ारा आप देख सकते हैं। जाहिर सी बात है पर्यटन बढ़ेगा तो आय भी बढ़ेगी, और एक वजह भी होगा कि आखिर पर्यटक यहाँ लखनऊ में रुके क्यों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसकी वजह से पर्यटन यहाँ आते हैं, बहुत सारे आकर्षण हैं, लेकिन वो रुकने की वजह उनको बहुत ज़्यादा नहीं मिलती। तो कम से कम शाम को अगर आपको वो नज़ारा देखना होगा तो जाहिर सी बात आपको लखनऊ रुकना होगा। तीसरी अहम बात रिवर फ्रंट को लेकर की जाए कि जब चुनाव में जाएंगे अखिलेश यादव तो रिवर फ्रंट को भी, गोमती रिवर फ्रंट की बात की जाए, उसको लेकर भी वोट मांगेंगे, बताएंगे कि किस तरीके से उस शहर की सूरत बदल सकते हैं, सीरत बदल सकते हैं, इसकी भी बात करेंगे अखिलेश यादव। तो
हर लिहाज से अखिलेश इसको स्कोर करना चाहते हैं। अब देखना ये है कि आज 4 बजे जब इसका उद्घाटन होता है और उसके बाद जब ये आम जनता के लिए खुलता है तो आम जनता इसको हाथों हाथ लेती है और कितना उसका आनंद उठा पाती है और उसका असर चुनाव पर कितना पड़ता है, ये देखने वाली बातों की तमन्ना। जी वाकई खुरम, चुनाव पर इसका असर क्या पड़ता है, क्योंकि मेट्रो 2017 से पहले तैयार होने की बात है। उसके बाद अभी फिलहाल देश का सबसे बड़ा जो एक्सप्रेस वे बन रहा है जो लखनऊ को जोड़ेगा दिल्ली के साथ, एक वो उसका भी उद्घाटन होगा इसी महीने। और आज यहाँ का उद्घाटन होगा लखनऊ के सौंदर्यीकरण के लिए। कमर्शियली तो ये बहुत फायदेमंद है ही, लेकिन इसके साथ इसके पॉलिटिकल मायने भी बहुत है। वोटिंग के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम नवंबर की बात करें तो नवंबर एक ऐसा महीना है जो अखिलेश यादव के लिए जीवनदायिनी भी बन सकता है। आप बात करेंगे आज जैसे रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट की बात करिए, आज उसका उद्घाटन होना 21 नवंबर को उद्घाटन होना है। जो लखनऊ एक्सप्रेस आगरा वे है, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे, उसका उद्घाटन होना है। एक बड़ी तैयारी कर रखी है और 21 नवंबर को ही नेताजी का मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन भी होता है, तो एक तोहफा भी होगा उनके लिए। और तीसरी अहम चीज़ की बात करें तो इन सब को मिलाकर जो पैकेज तैयार होगा उसको लेकर किस तरीके से अखिलेश यादव चुनाव में आते हैं, देखने वाली बातों की। लेकिन जो सबसे अहम है वो ये है कि इसके इस सब से मेट्रो भी साथ में है कि कोचेस भी आ जाएंगे यहाँ पर, ट्रायल भी शुरू हो जाएगा। दिसंबर में कहा जा रहा है ट्रायल शुरू होगा। आचार संहिता लगने से पहले वो सारे प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे। जो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है वो भी नवंबर में बताया जा रहा है, उसका भी उद्घाटन होगा लास्ट वीक ऑफ द नवंबर। यानी कि जब नवंबर महीना खत्म होगा तो अखिलेश यादव को बताने को बहुत कुछ होगा कि उन्होंने प्रदेश के लिए क्या किया है इतने कम समय में। वो इस बात को क्लेम करेंगे कि जो डेवलपमेंट उन्होंने किया है वो डेवलपमेंट कोई और सरकार कर नहीं सकती। लेकिन विपक्ष उनसे एक सवाल जरूर करेगा कि इंटीरियर मामलों की जो आप जो उत्तर प्रदेश का जो इंटीरियर्स है उसका आपने कितना डेवलपमेंट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या जोर दिया। हालांकि बात जरूर कहते हैं अखिलेश यादव की इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमेशा जोर रहा है और बेहतर भी किया है। लेकिन हालात ये भी है कि जब आप डीपली जाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, बॉर्डर एरियाज में जाएंगे तो इतना अच्छा दिखता नहीं है। लेकिन उसे वो पैचअप करने की कोशिश करेंगे। वो बताएंगे किस तरीके से मेट्रो का विस्तार करना चाहते हैं। वो इलाहाबाद और बनारस तक मेट्रो को ले जाना चाहते हैं, इसके लिए मंजूरी भी हो गई है। वो ये भी बताएंगे रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट उनकी अपनी दिमाग की उपज थी और किस तरीके से उन्होंने ना सिर्फ सोचा समझा प्लान किया बल्कि उसको एग्जीक्यूट भी किया। आगरा एक्सप्रेसवे की बात भी वो करेंगे। तो ये सब आप इलेक्शन से जोड़कर आराम से देख सकते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि जो नवंबर का महीना है जितना भी किया जा रहा है वो इसके मद्देनजर किया जा रहा है कि दिसंबर के बाद, जो दिसंबर के फर्स्ट वीक में या फिर सेकंड वीक में जब आचार संहिता लगेगी उससे पहले लखनऊ मेट्रो शुरू हो चुकी होगी, उससे पहले रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट का लोग आनंद ले रहे होंगे, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे खुल चुका होगा और इन सब का फायदा अखिलेश यादव जरूर चुनाव में उठाना चाहेंगे। और विपक्षी तो किस विकास तरीके से के मुद्दे के साथ आगे बढ़ेंगे अखिलेश यादव। और जाहिर तौर पे 2017 को चुनाव है तो ऐसे में ये सब चीज़ें काउंट करेंगी और अपनी अचीवमेंट्स जो है अखिलेश यादव सामने रखेंगे। और आगे रुक करते हैं, आज से शुरू हो रहे गैरसैंण विधानसभा सत्र को लेकर गैरसैंण में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। गैरसैंण में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक पहुंच चुके हैं। गैरसैंण सत्र पूरी तरह से हंगामेदार रहने वाला है क्योंकि गैरसैंण में विपक्ष ने सरकार को राजधानी के मुद्दे पर घेरने के लिए रणनीति पहले से ही तैयार कर ली है। और इस खबर पर और जानकारी देने के लिए सीधे देहरादून से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष डांगवाल। मनीष, क्या कुछ हो सकता है आज गरमाएगी उत्तराखंड की सियासत? जी बिल्कुल, जो 2 दिवसीय सत्र गैरसैंण में होने जा रहा है उसकी शुरुआत यहां पर कल से होने जा रही है। और अगर आज की बात करेंगे तो तमाम जो विधायक हैं उनका जमावड़ा यहां पर आज से यहां पर लगना शुरू हो जाएगा गैरसैंण में। और कई कैबिनेट मंत्री और कई विधायक अब गैरसैंण में पहुंच चुके हैं। और जो सर्द मौसम यहां पर गैरसैंण का है उसमें कहीं ना कहीं आज से यहां पर गर्माहट नजर आएगी क्योंकि जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक वहां पर मौजूद होंगे और सीधे तौर से यहां पर जो सत्र है सदन के भीतर यहां पर गर्माहट नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं जो सर्द मौसम यहां पर गैरसैंण में है पूरी तरीके से राजनीतिक माहौल से वहां पर गर्माहट पैदा होने के पूरे आसार हैं क्योंकि जो यहां पर सदन के भीतर जो विपक्ष है सरकार को घेरने के लिए पूरी तरीके से यहां पर रणनीति बनाने में जुट गया है। और खास बात आज यह है कि आज बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक यहां पर गैरसैंण में ही शाम को 4 बजे से होनी है। और जो तमाम बीजेपी के विधायक गैरसैंण पहुंचेंगे वो
सदन के भीतर सरकार को घेरने के लिए यहाँ पर रणनीति बनाएंगे। और खास बात यह है कि किन मुद्दों पर यहाँ पर विपक्ष यहाँ पर अब सरकार पर आक्रामक होगा, इसको लेकर खास रणनीति यहाँ पर बनाई जाएगी। लेकिन जो माना जा रहा है, जो विपक्ष यहाँ पर हमलावर नजर आएगा वो गैरसैंण के मुद्दे को लेकर आएगा कि आखिरकार सरकार के एजेंडे में गैरसैंण का क्या कुछ महत्व है, सरकार किस रूप में यहाँ पर गैरसैंण को देखती है, स्थायी राजधानी, अस्थायी राजधानी या ग्रीष्मकालीन राजधानी किस रूप में यहाँ पर सरकार देखती है। तो इसको लेकर यहाँ पर विपक्ष जो है वो सरकार पर यहाँ पर आक्रामक पहले से ही नजर आ रहा है और सदन के भीतर भी यहाँ पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। और इसके अलावा क्या कुछ खास रणनीति यहाँ पर जो विपक्ष है वो यहाँ पर सरकार को घेरने के लिए बनाता है, ये आज विधानमंडल दल की बैठक में तय होगा। लेकिन सीधे तौर से माना जा रहा है कि जो 2 दिवसीय विधानसभा का सत्र यहाँ पर गैरसैंण में होगा उसमें पूरी तरीके से जो सत्ता पक्ष और विपक्ष है जमकर एक दूसरे पर यहाँ पर आरोपों की बौछार भी यहाँ पर नजर आएगी। क्योंकि जो कांग्रेस है, जो कांग्रेस की सरकार है, वो कहीं ना कहीं ये कह रही है कि गैरसैंण की दिशा में उन्होंने राजधानी को लेकर यहाँ पर कदम बढ़ा दिए हैं। वहीं विपक्ष यहाँ पर सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है और जो कांग्रेस सरकार है उसके पास ये मुद्दा है विपक्ष को दबाने के लिए कि बीजेपी की जो पूर्व में यहाँ पर 5 साल सरकार रही है उसमें गैरसैंण को लेकर यहाँ पर विपक्ष जब बीजेपी थी उसने कुछ नहीं किया है और यही आवाज दबाने के लेकर यहाँ पर जो सरकार आज उत्तराखंड की जो सियासत है वो गरमा सकती है। मनीष, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार के बहुचर्चित सेनारी नरसंहार मामले में जहानाबाद की कोर्ट ने 17 साल बाद फैसला सुनाते हुए 10 दोषियों को फांसी और 3 को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मंगलवार को ये सजा सुनाई है। बता दें आपको कि 18 मार्च 1999 को एमसीसी के उग्रवादियों ने सेनारी गांव पर हमला कर गांव के 34 ग्रामीणों की गला रेत कर हत्या कर दी थी। माओवादियों के हमले में 7 ग्रामीण घायल भी हुए थे। तो इसी खबर पर अब रुक करते हैं झारखंड की खबरों का। सीधे चलते हैं रांची में मौजूद संवाददाता किरण के पास। क्या है वहां की अहम खबरें किरण? सबसे पहले मैं सेनारी की बात कर लूं। यहाँ पर ये बिहार का बहुचर्चित सेनारी हत्याकांड है जिसको लेकर के 17 साल के बाद आखिरकार एक बड़ा फैसला आया है जिसमें 10 दोषियों को यहाँ पर फांसी की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही 3 की अगर हम बात करें तो 3 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है। 2 और है जिनको 1-1 लाख आर्थिक दंड के साथ यहाँ पर सजा सुनाई गई है। लेकिन देखना होगा कि माओवादियों की तरफ से जब यह हमला किया गया था 1999 18 मार्च जो आपने अभी जो दिन है वो बताया भी, और सीधे तौर पर इसको लेकर के 27 अक्टूबर को एक सुनवाई भी हुई थी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रंजीत सिंह ने यह फैसला सुनाया है और इसके पहले उन्होंने 15 आरोपियों को सजा सुनाई और दोषी करार दिया था। इसके साथ ही अगर तमन्ना मैं बता दूं तो 23 को साक्ष्य की कमी होने की वजह से उन्हें बरी कर दिया गया। लेकिन इसके साथ जो मृतक के परिजन हैं उन्हें भी 5-5 लाख रुपए राज्य सरकार की तरफ से मिले, इसको लेकर के भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यानी 17 साल के बाद तमन्ना आखिरकार इस फैसले पर जो सजा है उसका ऐलान किया गया है। और इसको लेकर के अगर कहा जाए तो हर आए दिन जो चर्चा हैं वो गर्म भी हो रही हैं, राजनीति भी इसको लेकर के चलती आ रही है, इसको लेकर के बयानबाजी का दौर भी चल रहा है। लेकिन जब फैसला आया है तो हर किसी का मुंह बंद हुआ और फाइनली अगर कहें यहाँ पर तो 10 को फांसी की सजा सुना दी गई है। तमन्ना। चलिए किरण, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारी संवाददाता किरण न्यूज रूम से लाइव हमारे साथ जुड़ी थी और बिहार की तमाम खबरें उन्होंने हमें बताई। अब रुक करते हैं झारखंड की खबरों का। सीधे चलते हैं रांची में मौजूद संवाददाता रफी समी के पास और जानते हैं क्या है वहां की अहम खबरें। जी रफी, क्या है झारखंड की अहम खबरें आज? जी, अगर झारखंड की बड़ी खबर की बात करें तो आज झारखंड के विधानसभा स्पीकर दिनेश उरांव ने विधायक दल के नेताओं और पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है, क्योंकि जैसा कि कल से 17 तारीख से झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होना है। इससे पहले विधानसभा में अध्यक्ष ने विधायक दल के नेताओं और पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है, जिसमें जो विधानसभा सत्र चलेगा उसको लेकर के बातें होंगी, उनको लेकर के विचार विमर्श किया जाएगा कि कैसे शांतिपूर्ण ढंग से विधानसभा का सत्र शीतकालीन सत्र चले और ज़्यादा से ज़्यादा जनता के हितों में फैसला किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जनता की समस्याओं को पक्ष विपक्ष रखे, जिसको लेकर के बैठकें होंगी और लगातार
कोशिश किया जाएगा कि विधानसभा अध्यक्ष जो है वो कोशिश करेंगे कि जितने भी विपक्ष के जो विधायक दल के नेता है वे अपनी बात शीतकालीन सत्र के सदन में रखे, लेकिन संयम बरते, जैसा कि हमेशा से हंगामेदार रहा है। और चूंकि इस बार काफी हंगामेदार होने की उम्मीद है, जैसा कि CNT SPT एक्ट को लेकर के झारखंड में विपक्ष पहले से ही काफी नाराज चलता आ रहा है सरकार के फैसले के विरोध में। इसको लेकर के विपक्ष ने तैयारी की है कि विधानसभा सत्र में भी पुरजोर आवाज उठाई जाएगी और पूरी तरह से सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। तो इन्हीं सब मुद्दों और इन्हीं सब बातों को लेकर के आज विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव की अध्यक्षता में विधानसभा सभागार में विधायक दलों के नेताओं और पदाधिकारियों की बैठक होनी है, जिसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। वहीं अगर हम दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो जैसा कि कल से 17 तारीख से झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होना है और इस सत्र से पहले ही चाहे वो विपक्ष हो या झारखंड के आदिवासी मूलवासी संगठन लगातार तैयारी कर रहे हैं सरकार को घेरने का और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कैसे विधानसभा सत्र शुरू होने हो और उसके एवज में और उसके खिलाफ हम लगातार आदिवासी और मूलवासी सरकार के खिलाफ आवाज उठाएं, ताकि राज्य में जो सरकार की नीति है भूमि अधिग्रहण का जो मामला चल रहा है उसे सरकार वापस ले। तमाम जानकारी के लिए और आगे बढ़ते हैं और वक्त हो गया है सुपरफास्ट खबरों का। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने खिलाफ एक आपराधिक मानहानि मामले में बुधवार को भिवंडी में एक अदालत में सुनवाई के दौरान उपस्थित होने की संभावना है। वर्ष 2014 में एक चुनावी रैली में उन्होंने दावा किया था कि आरएसएस ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। केंद्र सरकार ने मुस्लिम धर्म प्रचारक जाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर मंगलवार देर शाम 5 साल का बैन लगा दिया। जाकिर की संस्था पर गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। इससे पहले जाकिर नाइक के एनजीओ पर विदेश से चंदा लेने पर रोक लगाई गई थी। उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की जुगत में लगी बीजेपी की पूरे प्रदेश में परिवर्तन यात्राएं चल रही हैं। आज से यात्रा मिर्जापुर से भदोही के गोपीगंज पहुंचेगी, जहां तकरीबन 12 बजे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े डॉक्टर आज सुबह 11 बजे से 1 बजे तक देश भर में सत्याग्रह करेंगे। संगठन नेशनल मेडिकल कमीशन का विरोध कर रहा है। इसके अलावा इनकी 6 और अन्य मांगे हैं। नोटबंदी के चलते जूझ रहे लोगों के लिए एक राहत की खबर आई है। मंगलवार को पेट्रोल और डीजल सस्ता हो गया है। पेट्रोल के दामों में 1.46 रुपए प्रति लीटर और डीजल में ₹1.53 की कटौती की गई है। नई कीमतें रात को लागू हो गई हैं। इससे पहले सितंबर से पेट्रोल के दाम 6 बार बढ़ाए जा चुके हैं। वहीं डीजल कीमतों में पिछले महीने 3 बार बढ़ोतरी की गई थी। मोदी सरकार ने गुरुवार को गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 100 रुपए बढ़ाकर 1,625 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। इसके अलावा अलग अलग दलों का MSP 550 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। MSP में बढ़ोतरी का मकसद इनकी रबी फसलों का उत्पादन बढ़ाना और कीमतों पर अंकुश लगाना है। तो चलिए वेकअप जिंदगी में मेरे साथ आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कल आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।